Good evening, everyone. This is another session after your test series, right? अभी आपका चरक इंद्रिय का टेस्ट हुआ है, विमान का टेस्ट हुआ है, एंड आई थिंक निदान का भी टेस्ट हुआ है ना? सो दिस इज गोइंग टू बी योर टेस्ट डिस्कशन एंड फिर उसके बाद हम रैंक कार्ड भी डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में आपके डाउट्स एंड क्वेरी सेशन भी लेंगे। तो वो सारी चीजें अगर आपने लिस्ट अप की है तो वो लिखनी है। इससे पहले हम करेंगे एक एक्सरसाइज। हर किसी को अपने माइंड में 5 मिनट सोचना है कि अभी वो किस सिचुएशन पे है। ठीक है, वो एंग्शियस है, ओवर थिंकिंग में है, दोनों में है, या फिर कॉन्फिडेंट है, अंडर कॉन्फिडेंट है। क्या आपको अभी लगता है अपने लिए कि आप AIPGT 2025 में टॉप 100, टॉप 50, 300 एंड प्लस, 350 प्लस का स्कोर लेकर आ पाएंगे? हाँ या ना? Write down in the chat box your situation. What do you feel about yourself today? Because what do we feel about ourselves? हम कभी कभी उन चीजों को एडमिट ही नहीं करते। हम उन फीलिंग्स को कभी सामने ही नहीं आने देते। हमें लगता है कि हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं रिगार्डिंग दिस कि नहीं नहीं मैं इतना वीक नहीं हो सकता हूँ या मैं इतनी वीक नहीं हो सकती हूँ। राइट? तो सबको अपने चैट बॉक्स में लिखना है कि अभी उनको कैसा लगता है। आपको कॉन्फिडेंट लगता है, आप वो भी लिख सकते हैं कि नहीं मैम मैंने इतना पढ़ा है, मुझे लगता है कि मैं ये इस बार तो बहुत अच्छे स्कोर से निकाल सकती हूँ। ठीक है, चलो राइट डाउन फटाफट। व्हाट इज योर सिचुएशन राइट नाउ? स्कोर तो नेक्स्ट थिंग है, अलग चीज है। ओके, निधि feels anxious and underconfident. Dipali feels bit underconfident. Then we'll deal with it. How we have to deal with it, then we'll talk about it, right? Rafia says I'm overthinking and anxious. Avantika is overthinker and underconfident. Okay, Kiran is underconfident. Prachi is saying anxious and underconfident. लड़कों को कुछ फील नहीं होता है? हम्म? This is an exercise, bache. If you will respond well, you'll get your answer today only. What to do about it? Okay, Prasad is saying underconfident लगता है. Kanchan is saying anxious and doubtful. Shrishti is saying anxious and overthinking too much. ओवर थिंकिंग तो कॉमन है एंड अंडर कॉन्फिडेंट बहुत कॉमन है, राइट? रूपल इज सेइंग ओवर थिंकिंग एंड अगर नहीं हो पाया तो क्या करूंगी? दैट इज अ वेरी रियल थिंग, है ना? ये तो बिल्कुल रियल है। कविता इज सेइंग लिटिल बिट एंग्शियस। शिवानी सेइंग ओवर थिंकिंग एंड अंडर कॉन्फिडेंट। इसके अलावा कोई है जो कॉन्फिडेंस में भी रखना चाहता है अपने आप को कि हाँ जी हम तो कॉन्फिडेंट हैं, इस बार जो हो जाए टॉप 50 टॉप 100 ही लेकर आना है हमको? कोई नहीं है पॉजिटिव इंसान हमारे पास? हम्म? चलिए, वो हमारे हाथ में नहीं होता है ना कि हमारा क्या रिजल्ट होगा। अल्टीमेटली हमारे हाथ में क्या होता है? हमारा कर्म हमारे हाथ में होता है, जो हम कर सकते हैं विद इन दिस सिचुएशन। करेक्ट? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट और एंग्शियस, हाउ यू गोइंग टू डील विद इट। जब हमने स्टार्ट किया था गेम चेंजर्स, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और गेम चेंजर्स में जो लिंक्स प्रोवाइड की गई थी और उस लिंक के थ्रू जो लोग आए थे उस सेशन में, रूल नंबर 2 मैंने बताया था आपको कि ओवर थिंक नहीं करना है। देर इज नो रिजल्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। अब कैसे नहीं करना है मैम, इतना आप बोल रहे हो, उससे तो काम नहीं बन रहा है। टेक फ्यू मिनट्स एंड मेडिटेट अबाउट इट। ओके, जब भी आपको ऐसा लगता है जस्ट टेल योर सेल्फ स्टॉप, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस, इट विल जस्ट वेस्ट माई टाइम, इट विल वेस्ट माई एनर्जी टू। अभी आपको एक चीज लिख लेनी है अपनी वॉल पे या अपनी डायरी में कि मुझे अपनी एनर्जी सही जगह पर लगानी है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी एनी वेयर डूइंग दिस एंड दैट और थिंकिंग दिस एंड दैट। क्या होता है जब हम ओवर थिंक कर लेते हैं, भले ही पॉजिटिव ओवर थिंक कर लें, अरे मैं उस कॉलेज में पहुंच जाऊंगी या उस कॉलेज में पहुंच जाऊंगा फिर ये लाइफ होगी, एक वो वाला ओवर थिंक होता है। एक वो वाला होता है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर पेरेंट्स का ये, फैमिली का प्रेशर, ये सोसाइटी प्रेशर, दिस एंड दैट। डज नॉट मैटर, वो नहीं होगा तब तो होना ही है ये सब। इससे बेटर है डू नॉट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग ऑल दिस। जस्ट से स्टॉप टू योर सेल्फ, हैव 5 डीप ब्रीथ्स।
डीप ब्रीथ अगर आप करते हैं तो जो आप सोच रहे होते हैं वो भूल जाते हैं। दिस इज वेरी ट्रू। 5 to 10 डीप ब्रीथ्स वर्क वेरी वेरी गुड। राइट इट डाउन एंड प्रैक्टिस इट। वंस यू प्रैक्टिस इट, इट विल एक्चुअली चेंज अ लिटिल बिट ऑफ योर रूटीन। और धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। ठीक हो गया। पहली चीज, यू हैव टू स्टॉप योर सेल्फ कि मुझे ओवरथिंक नहीं करना है, मैं ओवरथिंकिंग में जा रही हूं। हमें पता होता है, हमारे माइंड को भी पता होता है कि हम ज्यादा सोच रहे हैं, बट वी नीड समवन टू स्टॉप। या तो हमें खुद को बोलना है स्टॉप इट, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। सेकेंड थिंग, क्योंकि अब जितना गेम बचा है ना बच्चे, वो सब माइंडसेट का ही बचा है। अगर अब अपने माइंड को आपने सेटल डाउन कर लिया और अपने आप को संभाल लिया, तो फिर आप एग्जाम में एक्सेल करेंगे। ये 100% है। अगर अभी आप ये प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो आप एग्जाम हॉल में, ऐसे भी होता है कि लोग शिवर हो जाते हैं एंड उनको ऐसा लगता है कि अभी तो मेरा नहीं हो पाएगा पेपर में। ठीक है। तो वो सिचुएशन नहीं आने के लिए आज से प्रैक्टिस करना है दैट यू शुड डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ इज लाइक डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सलेशन, जो कि आपको आपके एब्डोमेन तक फील होनी चाहिए। पूरा ध्यान आपकी ब्रीथ पे रहना चाहिए। ओके। वो चीज ध्यान रखनी है। मेडिटेट करने की कोशिश करिए, 5 मिनट से शुरू करिए। उस मेडिटेशन में जो भी थॉट आ रहे हैं उनको आने देना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं यही सोचूंगी मेडिटेशन करते टाइम। मेडिटेट में जो थॉट आ रहा है उसको आने दीजिए, जितने आ रहे हैं आने दीजिए। ये हो गया। रूल नंबर 3 आपको याद रखना है बेटा, कि जब आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको दुनिया भर के सारे काम याद आएंगे। कि अरे अभी ये नहीं हुआ है, मैंने वो वाली कॉपी में ये नहीं किया है, मेरे घर पे ये काम नहीं हुआ है, किचन में ये करना रह गया था, XYZ। उस 1 घंटे में ऐसा सोचना है, बस ये 1 घंटा मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में ये सारे काम लिख लूंगी और सब कर दूंगी। बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है तो लिखो उस टाइम कि ये करना है मुझे, बस ये पढ़ लूं उसके बाद मैं ये करने वाली हूँ। आई कैन बेट यू आप भूल जाएंगे 1 घंटे के बाद कि आपको क्या करना था, अनलेस कोई बहुत प्रायोरिटाइजिंग काम नहीं था आपका। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा माइंड कैसे काम करता है कि अभी तो तेरे को ये भी करना है, तेरे को ये भी करना है, वहां भी जाना था, वो सब कुछ लेकर आएगा जो अननेसेसरी है। सो आई से आपको अपनी एनर्जी को पोटेंशियली सही डायरेक्शन में यूज करना है, क्योंकि ये टाइम आपका सबसे क्रूशियल टाइम है जहां पे आपका माइंडसेट सब कुछ रोल प्ले करेगा। और अब आपको अपने सत्व को प्रधान सत्व की तरफ लेके जाना है। ठीक है। तो उसके लिए एक तो ओवरथिंक नहीं करना है, से स्टॉप दिस। एंड 5 to 10 डीप ब्रीथ करनी है, आंख बंद करके अच्छे से करिए। 5 मिनट मेडिटेट करिए। बहुत ख्याल आ रहे हैं, लिखिए उसे पेपर पे। बहुत काम याद आ रहे हैं पढ़ाई करते टाइम, लोगों को होता है ऐसा, वो भी लिख दीजिए कि अरे ये हो जाएगा, फिर मैं सब्जी मंडी चली जाऊंगी, मैं उससे मिलने भी चली जाऊंगी, सब कुछ कर लूंगी, एक बार मैं 1 घंटा पढ़ लूं, फिर सब हो जाएगा। ठीक है। न दिन गई न रात गई, सब यही है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, अगर तब आपको अंडर कॉन्फिडेंट या एंग्शियस फील होगा, जस्ट क्लोज योर आईज। उस टाइम 5 डीप ब्रीथ करने में मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा या शायद उससे भी कम लगे। एंड उसके बाद आप फिर से रिज्यूम कर पाएंगे अपना एग्जाम। क्योंकि आपने ऐसा कभी किया नहीं होगा, तो कभी कभी बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं और फिर भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो डर जाते हैं एग्जाम में। उन्हें लगता है ये क्वेश्चन नहीं आया तो अगला क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये ऑप्शंस मैंने जल्दबाजी में पढ़ लिए, पिछला क्वेश्चन मैंने अच्छे से नहीं किया। बेटा जो आपकी स्क्रीन पे है वही सब कुछ है, ऐसे समझ के पेपर हमेशा सॉल्व करना है। जो आपके सामने बुक पड़ी हुई है वही सब कुछ है, उसी पन्ने पे पूरा फोकस होना चाहिए आपका। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता ना, किचन में मम्मा ऐसा करती है कि अरे ये वाली सब्जी चल रही है, शाम की सब्जी उनके मन में चल रही है और कल क्या बनेगा वो उनके मन में चल रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता है। वो एक टाइम का खाना प्रिपेयर करती हैं तो पूरा ध्यान उसी पे होता है उनका। ऐसा ही आपके लिए आपका कर्म क्या है, आपकी पढ़ाई। तो एक टाइम पे, एक समयता पे, एक सब्जेक्ट पे, एक स्थान पे पूरा फोकस देना ही है। फिर जब आप उसको हटा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, फिर दूसरे पे जाना है। और आई अश्योर यू आपको याद आएगा, आपने इतनी बार पढ़ा है, 100% आपको याद आएगा वहां पे। बट अपना माइंडसेट अच्छा रखना है। ठीक हो गया। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, लिख लेना है इनको, जो नहीं भी लिख पाए दोबारा से वीडियो देख लेनी है। बट डू राइट दिस एंड प्रैक्टिस एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ बेटा। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस दिस रेगुलरली, आई से कि बहुत ज्यादा मिसहैप्स ऐसे हो जाते हैं कि बहुत एलिजिबल टू एलिजिबल कैंडिडेट्स एट द एंड एग्जाम में ब्लंडर करके आ जाते हैं। ठीक है। और वो ब्लंडर हम नहीं करेंगे,
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं उस चीज के लिए। बैटल में क्या क्या हो सकता है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हैं। और जब हम पहले से प्रिपेयर्ड है, मेरा माइंडसेट अच्छा है, मैं पॉजिटिव हूं और मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसे सोच के आगे बढ़ना है, तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। अपने गॉड से जो भी आप मानते हैं उनको हमेशा डेली प्रे करना है कि भगवान जी, मैं जो कर रही हूँ, जो कर रहा हूँ, वो मैं अपना बेस्ट दे पाऊं। फिर जो आपके हाथ में होगा वो आप मुझे देंगे। उस पे हमारा कभी भी जोर नहीं होता है। ओके? बिकॉज आई टेल यू, आई डेंट वांटेड टू कम टू ITRA, टू बी ऑनेस्ट। आई फील ब्लेस्ड टुडे दैट आई एम इन ITRA, नो डाउट। बट दैट टाइम मुझे ऐसा लगता था गुजरात बहुत दूर है। लेकिन उन्होंने यही सोचा था मेरे लिए, और ये बेस्ट रहा मेरे लिए। बिकॉज यहाँ पे आयुर्वेदा जैसे फ्लरिश होता है, वैसे शायद और किसी भी इंस्टीट्यूट में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ मॉडर्न के साथ ज्यादा कोरिलेशन एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच ज्यादा है वहां पर। जो कि अच्छी भी चीज है बहुत चीजों में, बहुत मायनों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आपके लिए डिसाइड करेंगे उससे बेहतर कोई नहीं डिसाइड कर सकता है। लेकिन आपको उनके सामने हमेशा इतना ही मांगना है कि जो मैं कर्म करूं वो बेस्ट करूं, और उसके बाद जो आउटपुट है वो आपको देना है। रिवीजन में कोई कमी नहीं छोड़नी, और रिवीजन से कभी नहीं घबराना है। ठीक है? रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट फ्लक्चुएट बिटवीन ये भी पढ़ लू, वो भी पढ़ लू, यहाँ के नोट्स भी उठा लू, वहां के नोट्स भी उठा लू। एक चीज एक नोट से जब पढ़ ली तो उसी को रिवाइज करना है। कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं कहीं से, तो दूसरे नोट को सिर्फ रेफर करना है टू सप्लीमेंट दैट। पूरा नोट्स ही चेंज नहीं कर देना है। अभी वो मोमेंट्स नहीं है। तो नंबर वन, अभी जो आपका टाइम चल रहा है, आपका माइंडसेट आपको अब ग्रो करना है कि जब मैं एग्जाम हॉल में होऊंगा, अगर ऐसा हो गया कि मेरे को लगातार 3 क्वेश्चन नहीं आए बिल्कुल ही, तो मैं कैसे डील करने वाला हूं या वाली हूं। दूसरी चीज, वेन एवर यू आर ओवर थिंकिंग, जस्ट स्टॉप दैट, हैव दोज डीप ब्रीथ्स, 5 to 10 डीप ब्रीथ्स। और जो भी आपको दुनिया भर के आलतू फालतू काम याद आते हैं, उन सबको एक जगह लिख लो, 1 घंटा पढ़ लेना है, फिर मैं कर दूंगी। फिर आप वो भूल जाओगे, फिर आपको लगेगा चल 1 घंटा और पढ़ लेती हूँ, फिर ये कर लूंगी। ऐसे ऐसे करके एक एक घंटा बढ़ाना है। अब सब लिखेंगे सबके स्टडी आवर्स कितने हैं। व्हाट आर द स्टडी आवर्स एवरेज जो आपके रह पा रहे हैं? चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करना है आप लोगों को। ओके, निधि इज सेइंग 7 to 8 hours. We'll take an average of this. 8 to 9. Okay, 6 to 7 hours, 9 hours. Avantika 8, 9. Shushti 7 to 8. Jigar is saying 7 to 8 hours. Adarsh 8 hours. Rohini 5 to 7. Ashwini only 5. Kanchan 11 to 13 hours. Rupal is 6 to 7 hours. Shivani 7 to 8. Sakshi is 6 hours. Okay. सो ऑन एन एवरेज हर कोई मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8, 9, 10 घंटे तक भी लेके जा रहा है, और कोई कोई 11 घंटे भी पढ़ रहा है। देखो बेटा, अभी ये जर्नी ना, ऐसा हो सकता है कि 1, 1.5 महीने की, 2 महीने की भी हो सकती है, और उससे कम भी हो सकती है। वो सब हमें सोचना नहीं है। जब तक नोटिस नहीं आ रहा है तब तक हमको बहुत अच्छे से फ्रेशली अच्छे से पढ़ना ही है। नोटिस आ भी जाएगा, फॉर्म फिल करना है और पढ़ने बैठ जाना है उसके बाद फिर से। ठीक है? तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका एवरेज है, फॉर मी अश्योरेंस मैं ये दूंगी आपको कि अब आपको मिनिमम 8 घंटे पे आ जाना चाहिए। मिनिमम 8 घंटे। आई एम सेइंग, इस वर्ड को लिख लेना है, मिनिमम 8 घंटे पे आ जाना चाहिए। और मैक्सिमम अब आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप 4 बजे उठो, 11 बजे सो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर कोशिश करिए कि अर्ली वेकअप हो आपका, कि आपके पूरे 8 घंटे और इतना कंटेंट कंप्लीट हो जाए कि बाद में आपको फिर एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। बाद में आपको ये नहीं लगना चाहिए यार पहले मैंने एक एक घंटा थोड़ा ज्यादा बढ़ा लिया होता तो ज्यादा बेटर होता। कोशिश करिए एक एक हफ्ते में एक एक घंटा और बढ़ाइए। ठीक है? जैसे 3 दिन में आधा घंटा ज्यादा कर लिया, फिर 3 दिन में आधा घंटा, तो 1 घंटा बढ़ जाएगा आपका। फिर अगले एक हफ्ते प्रैक्टिस करिए कि 1 घंटा बढ़ जाए। मिनिमम आपको 10 घंटे तक पहुंचना है, और मैक्सिमम आप 12 घंटे तक जाइए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 7 से 6 घंटे अच्छे से सोइए। आधा घंटा किसी से अच्छी बातें करिए। मतलब मैं बोल रही हूँ गॉसिप ही कर लीजिए, लेकिन खुश रहिए, अपने माइंड को रिफ्रेश करिए। जब आपका माइंड रिफ्रेश होता है तो वो क्रिएटिव होता है, वो अच्छा सोच पाता है, और फिर वो ऑब्जेक्टिव्स को अलग तरीके से डील भी करता है। ये याद रखना है। कहीं भी लड़ाई हो रही हो, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, कि चलो अभी पर्सनल इश्यूज हो जाएंगे कुछ, या फिर फैमिली इश्यूज हैं कुछ भी, डू नॉट इन्वॉल्व, डू नॉट इन्वॉल्व, डू नॉट स्ट्रेन योर एनर्जी एनीवेयर।
ट्राई इन की कोई तुमको कुछ 4 बार बोल के भी चला गया है ना, तो उससे लड़ना नहीं है, नहीं लड़ना है। एक बार पेपर हो जाएगा तो सबको देख लेंगे, ठीक है। और कहीं पे ऐसा हो रहा है कि अरे तुम्हारे को गुस्सा आ गया किसी चीज पे, बोलने का बहुत मन है, बिल्कुल उस टाइम मत करो, क्योंकि वो सॉर्ट आउट होने में 1 रात 2 रात 3 रात लग जाएंगी। फिर तुम्हारे मन में रह जाएगा, उस दोस्त के मन में रह जाएगा कि यार उसने मेरे टेस्ट पे मार्क्स पे ये बोल दिया, या फिर वो मुझे ऐसे जज कर रही होगी कुछ भी। ये सब का कोई मतलब नहीं है बेटा। एक बार आपका एग्जाम हो जाने दो, फिर हम सबको देख लेंगे, और शायद तब आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो डू एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ। आपको बस अपनी एनर्जी बचानी है, अपनी एनर्जी सही जगह लगानी है, ठीक है। कुछ भी हो रहा है सिर्फ बोलना है, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अरे मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है। ये आपको अब प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ताकि एग्जाम जब पास आए ना, तब कभी भी ऐसा आपके साथ ना हो जाए कि आपके 3 4 दिन इन सब में वेस्ट हो गए, ठीक है। और होते हैं लोगों के वेस्ट, क्योंकि वो ओवरथिंक कर लेते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं निकालने की कोशिश करते हैं, और सब पे एहसान दिखाने की कोशिश करते हैं, अरे जी हम तो बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। ऐसा करते हैं बच्चे, और वो एक एक हफ्ता बर्बाद करते हैं अपना आखिरी में, और ये नहीं करना है आपको। आपको पॉजिटिव रहना है, एक अच्छा व्यक्ति बनना है। और तीसरी चीज, इस चीज को अपनी लाइफस्टाइल में आगे तक फिर आप लेके जा पाएंगे जब आप पीजी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अवॉइड करनी है ऐसी चीजें घर में, जब तक बहुत पोटेंशियली ऐसी चीज नहीं हो गई कि बिल्कुल ही माहौल खराब हो गया है, तो वो अलग बात है, थोड़ा टाइम दीजिए और उसे आराम से पोलाइटली हम्बल नेचर से डील करने की कोशिश करिए। ये सब टेस्ट सीरीज के जितने भी सेशंस हो रहे हैं, मैं आपके वीक एरियाज वो सारे बता के और तुरंत खत्म भी कर सकती हूँ। इट विल नॉट टेक मी मोर देन 15 मिनट्स, ओके। लेकिन मेन बात है बच्चे कि ये 2 महीने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अपना माइंडसेट बहुत अच्छा रखना है, और अपने माइंडसेट को एक पौधे की तरह ग्रो करना है। कि कोई आ जाए, कोई मुझे ऐसे गुस्सा नहीं दिला सकता है, ठीक है। कोई मेरा माइंडसेट खराब नहीं कर सकता, और मैं खुद भी अपना माइंडसेट कभी खराब नहीं करूंगी ओवर थिंक करके या डर के। मैं क्यों अंडर कॉन्फिडेंट रहूं? मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेहनत की है, और जो होगा बेस्ट होगा। वो मेरे साथ है और वो सब अच्छा करेंगे, ठीक हो गया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा माइंडसेट का गेम है। मैं अगली क्लास में फिर पूछूंगी किस किस ने प्रैक्टिस किया इस चीज को, ठीक हो गया। अब आते हैं कि तीनों समिताज में से किसको कौन सी समिता वीक लगती है वो लिखेंगे, और कौन सा सब्जेक्ट वीक लगता है, फटाफट। ऑन द चैट बॉक्स। ओके, तो बस तुम्हें सेइंग ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, रमजान अभी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद यू विल बी एबल टू मैनेज मोर आवर्स। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, नो। मोनिका शेष सुश्रुत अष्टांग। वैसे फॉर चरक चिकित्सा जिनका भी कंसर्न है, चरक चिकित्सा बार बार भूलेगा, ये अपने माइंड को समझा दो, बार बार रिवाइज करना है, तभी स्ट्रांग हो पाएगा। ये तो 100% श्योर है। चरक चिकित्सा के लिए हर बार कुछ और पढ़ रहे हैं और चिकित्सा याद आ रहा है, चिकित्सा याद आ रहा है, तो ये बहुत गलत अप्रोच है। इस पे नहीं जाना है। जब चिकित्सा खोल के पढ़ोगे तो वो याद रहेगा, फिर उसे रिवाइज करो, कोशिश करो बुक बंद करके एक बार योग और चिकित्सा सूत्र और मेन लक्षण एटलीस्ट बोलने की कोशिश करो, बुक बंद करके किसी को सुना कर एटलीस्ट, ओके। मर्म में कंफ्यूजन रहता है, सुश्रुतन चरक चिकित्सा वाला सेक्शन, सुश्रुत का उत्तर तंत्र, रस शास्त्र चरक चिकित्सा स्थान, विश्वेग आरएसबी के अष्टांग एंड सुश्रुत उत्तर तंत्र, ओके। अष्टांग एंड संस्कृत शारंधर, अष्टांग एंड सुश्रुत उत्तर, ठीक है बेटा। चलिए, अब आपको कैसे डील करना है अपने वीकर एरिया के साथ, ठीक है। जिसका जो वीकर सेक्शन है, उस वीकर सेक्शन में से जो आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उस रीजन से कुछ क्वेश्चंस बार बार आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रसशास्त्र वीक लग रहा है, वहां पर ऑथर से हमेशा क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है। तो वो आपको रिवाइज करना है एक्स्ट्रा आवर्स देके। मैंने बोला मिनिमम आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो आधा घंटा फिर आपको अपने वीक एरिया के लिए अभी से निकालना शुरू करना है, ठीक है। उस टॉपिक से जो टॉपिक बार बार पूछा गया है, वीकर एरिया आपका ऐसा भी हो सकता है जहां से क्वेश्चन का कंसर्न कम है, कम आता है। जैसे कुछ लोगों के लिए सुश्रुत उत्तर तंत्र वो वीकर एरिया है। उत्तर तंत्र से न्यूमेरिकल्स आपके गलत नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, आपके जो लक्षण है
जो वहां की व्याधियां हैं, चाहे वर्मगत हो, संधिगत हो, कर्णगत हो, शिरोगत हो, उनके लक्षण गलत नहीं होने चाहिए और दोष प्राधान्य गलत नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स, दोष प्राधान्य एंड द लक्षण। यू हैव टू रिमेम्बर इट थरली। चिकित्सा बहुत टाइम से नहीं पूछी गई है, बट फिर भी आपको वो अच्छे से कर ही लेनी है। उत्तर तंत्र में जो आपका बाद में इस चिकित्सा वाला पोर्शन दिया गया है बच्चों, उसमें से बस एक बार ओवरव्यू लेना है आपको। कंपैरेटिव वाला कोई सेक्शन है तो वो देख लीजिए, अपस्मार और उन्माद वाला जो सेक्शन है वो देख लीजिए, द्वादश आसन प्रविचारणाएं कर लीजिए। बाकी ज्यादा उसके लिए वरी नहीं करना है। एटलीस्ट जो ऊर्ध्व शत्रुगत रोग बताया है उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, और हाफ एन आवर अपने पूरे शेड्यूल के बाद आपको उसे रखना है और उसे पेन की तरह समझिए कि यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न, जिसको आरएसबी के जैसा सब्जेक्ट लगता है। तो उनमें से टॉपिक्स फाइंड आउट करिए। आप रेशोज भूल जाते हैं क्या? प्रक्षेप द्रव्य भूल जाते हैं क्या? आप उसमें पर्याय भूल जाते हैं क्या? तो मॉर्निंग में हाफ एन आवर आपको उसके लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि रसशास्त्र अगर आप लास्ट ऑफ द डे में पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है, फ्रेश माइंड नहीं होता है। तो हम फिर से ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि चलो ठीक है, एक बार रीड कर लिया, हो गया काम खत्म। तो जब मॉर्निंग का स्लॉट है 5 से 8, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 8 से 8:30 वो आधा घंटा आपको रशास को दे देना है कि ये मेरा एक्स्ट्रा हाफ एन आवर यहाँ पे है। और शाम के टाइम अगर कोई और मुझे समिता लगती है तो उसका हाफ एन आवर रहेगा। फॉर द कंसर्न ऑफ संस्कृत अगर किसी को लगता है तो बच्चों उसमें आपको सिर्फ संधि करना है, समास करना है। एक बार आप माहेश्वर सूत्र पूरे देख लीजिए, उच्चारण स्थान देख लीजिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रत्यय एक बार देखना है, और लट लकार और लोट लकार वाला जो सीक्वेंस है कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा हमारा पास्ट टेंस होता है और कौन सा हमारे लिए फ्यूचर टेंस होता है, वो प्लस राम का शब्द रूप एटलीस्ट आपको देखना ही है। ओके, 1 सेकेंड। हाय। ठीक हो गया। मुझे आरएसबीके के जो फॉर्मुलेशंस हैं उसमें कुछ कुछ ही रोगाधिकार आपको अच्छे से याद करने हैं, बहुत ज्यादा रोगाधिकार नहीं याद करने हैं, और बहुत ज्यादा रेशोज भी याद नहीं करने हैं। और जो भी आपको ये कंफ्यूजन्स हो रहे हैं सब्जेक्ट्स को लेकर, या जो चीजें आपको याद नहीं हो रही हैं, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा आवर्स अभी से देने पड़ेंगे, तभी वो जाके आपके मजबूत होंगे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा था कि मुझे लगता था मेरा सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हुआ है और अष्टांग हृदय का सूत्र मैंने अच्छे से नहीं कर पाया है। तो मैंने क्या किया था, लास्ट के 3 महीने आई गेस, उस टाइम ड्यूरेशन में मैंने सुबह 8 से लेकर 9 1 घंटा मैं जरूर देती थी, जिसमें मैं कम से कम 2 पेजेस कुमार वृत्ति के अच्छे से पढ़ती थी, 2 पेजेस मैं दूसरे सब्जेक्ट के रखती थी। फिर मैं जो संजय पाटिल का था मेरे पास बुक, उसके मैं क्वेश्चंस लगाती थी उन्हीं वाले रीजन्स में से। एंड फिर मैं अष्टांग हृदय सूत्र का एक चैप्टर रोज शाम को पढ़ लेती थी, कि एटलीस्ट मेरे को डेली एक चैप्टर करूंगी तो 1 महीने में 30 चैप्टर हो जाएंगे, फिर दूसरे मंथ में फिर से मेरे 30 हो जाएंगे। तो ऐसे करके 2 रिवीजन तो कम से कम मेरे अष्टांग के हो जाएंगे। और उसमें भी मैं बोल रही हूँ, अष्टांग में दिनचर्या वाला अध्याय, ऋतुचर्या से रिलेटेड नवीगान धारणी अध्याय, फिर उसके बाद जो इन्होंने संतर्पण अपतर्पण से रिलेटेड सेक्शन दिए हैं, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दे आर द की ऑफ दोज चैप्टर्स। ठीक हो गया? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And for Charak Chikitsa, I say you have to go for multiple revision and a blindfold revision technique, जिसमें आपको बुक बंद करनी है या फिर किसी को सुनाना है। और अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा भूल रहे हैं तो कोशिश करिए उसे रिकॉर्ड करिए। सुबह के टाइम एक वॉक लीजिए, 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है तो उसे सुनिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको वे आउट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, खाना खा रहे हैं तो उस रिकॉर्डिंग को आपने प्ले किया हुआ है और आप उसे सुन रहे हैं। और कुछ चैप्टर्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, जैसे उरुस्तंभ, वात व्याधि, वातरक्तन, योनि व्यापत, ये चारों अच्छे से आने ही चाहिए आपको। 1 to 10 अच्छे से आना ही चाहिए आपको। देन कमिंग टू 11 चैप्टर, 13 चैप्टर, दैट ग्रहणी, उदर रोग, पांडु, काश्वास, हिक्का, इतना तो आपको आना ही चाहिए चिकित्सा स्थान में, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक हो गया? तो आज जो जो इतनी सारी बातें बताई हैं वो सारा आपको ध्यान रहना चाहिए और उसको लिखना है। जब आप लिखेंगे तो आप बार बार उसको जब घबराएंगे तो देख सकते हैं कि क्या क्या बताया गया था। ठीक है, अब इस टेस्ट के एनालिसिस पे आते हैं। चरक विमान और शारीर में वी हैव सीन दैट जो सार बताए गए हैं वहां से क्वेश्चंस आपने बहुत गलत किए हैं और ये इंपॉर्टेंट है।
यहां से पेपर में क्वेश्चन आए भी हैं पहले और आ भी सकता है, तो सार आपको फिर से रिवाइज कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। मानस प्रकृति से बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, लक्षण से, बट पिछले साल इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी। तो हो सकता है दोबारा इस बार वो चरक के अनुसार किसी मानस प्रकृति को देकर आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर ले, क्योंकि पिछले साल इसे टच किया है उन्होंने। तो इसके आपको लक्षण एक बार रिवाइज करने ही होंगे। नेक्स्ट इज दशवित परीक्षा। दशवित परीक्षा इज ऑल इंपॉर्टेंट। ये सब विमान स्थान का लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज करना बनता ही है। और जिनके ज्यादा क्वेश्चन यहां से गलत हुए हैं, प्लीज रिवाइज इट थरली, एटलीस्ट 2 टाइम्स आप उसे फिर से रिवाइज करिए, तभी वो आपका स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट इज मासानुमासिक वृद्धि। यहां से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 2023 में भी यहां से क्वेश्चन आया है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। वी कैन एक्सपेक्ट अनदर क्वेश्चन इन 2025 अबाउट इट। ठीक है। मासानुमासिक वृद्धि से कोई क्वेश्चन चरक सुश्रुत के अनुसार अगर लिखी है तो गलत नहीं होना चाहिए। उस टाइम जो असर्शन रीजन में क्वेश्चन आया था, आई रिमेम्बर, उन्होंने चरक के अनुसार बोला था कि इस मंथ में ये वृद्धि होती है, और सुश्रुत के अनुसार। लेकिन क्या करते हैं, वो चरक वाला सुश्रुत में, सुश्रुत वाला चरक में लिख देते हैं, तो वो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं उसमें। इस तरीके से वो आपको क्या कर सकते हैं, पजल कर सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए चरक में क्या बताया और सुश्रुत में क्या बताया, कहाँ मास रक्त की वृद्धि बताई है उन्होंने, कहाँ अव्यक्तरः बताया है ना, कहाँ पर प्रव्यक्तरो भवति बताया है। ये आपको पता होना चाहिए किस आचार्य ने क्या बताया है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे यहाँ लिखा है चरक विमान, तो चरक अनुसार ऐसा ऐसा लक्षण है, वो लक्षण आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे कि आचार्य क्या मेंशन किया है, क्या सही आचार्य सही लक्षण के साथ मेंशन किया है, वो आपको ध्यान रखना है पेपर में। ऑलवेज रीड क्वेश्चन ट्वाइस। ऑलवेज फोकस ऑन दी आचार्य नेम, फोकस ऑन दी स्टेटमेंट, एंड फोकस ऑन द लास्ट वर्डिक्ट, कि नॉट, इफ, वाई, कुछ और ऐसा वर्ड तो नहीं दिया है दैट आई शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, एक्सेप्ट तो नहीं पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट इज चरक निदान एंड इंद्रिय का जो आपका टेस्ट हुआ था, उसमें पूर्व रूप अच्छे से रिवाइज करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्व रूप रिवाइज करना। सारे पूर्व रूप कंपैरेटिवली अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है। आई शेयर, जिसमें मेरे सारे पूर्व रूप एक साथ लिखे हुए हैं, वो वाला मैं सारे ही ग्रुप्स में एक बार डाल दूंगी। मेरे हैंड रिटन नोट्स वाला सेक्शन है, वो आप एक बार हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं एंड रिवाइज इट। ओके। अगर आपको पूर्व रूप अच्छे से याद नहीं हो रहे हैं, किसी भी चीज का वीक एरिया बन के आ रहा है बेटा, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। मिनिमम 8 घंटे, और मैक्सिमम जो आप 2 घंटे और निकालेंगे ना, वो अपने वीक एरियाज के लिए निकालिए। वरना वो अंत में भी वीक एरिया में ही कन्वर्ट हो जाएगा और गलती आप वहीं करके आएंगे पेपर में। आज वीक एरिया रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो कल नहीं होगा वो दोबारा से रेक्टिफाई। ठीक है। फिर निदानार्थक रोग वाला सेक्शन जो निकल के आया, एंड 18 प्रकार के जो उपशय बताए गए हैं वो। तो उपशय से तो बेटा क्वेश्चन मत गलत करिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्माद वाले में किस में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है वो। ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको एक जगह नोट डाउन कर लेने हैं। जब अगली बार आपका पेपर होगा, पूरी चरक का जो एग्जाम होता है, उस टाइम आपको इन्हें पहले कंप्लीट कर लेना है कि आपने पिछली बार इसमें गलती की थी या फिर आपको थोड़ा वीक लग रहा था। ठीक है, आपका आंसर सही हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वीक लग रहा है वो एरिया, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है और यहां से क्वेश्चन आते ही हैं हर साल। तो ये आपको एक बार फिर से रिवाइज करने हैं। प्लस जो मैं हर टेस्ट सीरीज के बाद आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको एक बार 15 मिनट लेकर पूरा पेपर फिर से स्क्रॉल करना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको लग रहे थे कि ये 50-50 लग रहा है, लेकिन वो सही हो गए। तो आपको पता होना चाहिए किसमें मुझे 50-50 लग रहा था और मैंने क्या माइंड अप्रोच ली थी कि ये मेरा सही हो गया। कल को वो क्वेश्चन आपके सामने फिर से अगर आता है तो आपको फिर 50-50 नहीं लगना चाहिए, 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है। ठीक है। तो वो जो तुक्के में कभी सही हो जाते हैं, कभी हम कोई और एलिमिनेटिव अप्रोच लगा देते हैं, सही हो जाते हैं, एक बार उनको फिर से आपको क्रॉस टैली करना ही है। मिनिमम क्वेश्चंस कितने करने चाहिए दिन में, तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू बेटा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 वाली की तो साइकिल चालू रखनी ही है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। एक पेपर वहां से सॉल्व करना ही है। और गोविंद पारिक में से अगर एनआईए के पेपर हैं तो 2 सॉल्व करिए, बीएचयू का है तो एक बीएचयू और एक एनआईए का पेपर सॉल्व करना है आप, क्योंकि बीएचयू में 200 क्वेश्चंस दिए होंगे, एनआईए में 180 ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस। तो उतने 300 क्वेश्चन मिनिमम आपको सॉल्व करने हैं।
ठीक है। आपको पूरी पढ़ाई जो भी रखनी है वो कोशिश करिए 50 to 60% रखिए, और उसके अलावा क्वेश्चन लगाइए, पूरे दिन पढ़िए, पर 7 या 8 बजे के बाद 2 घंटे सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए रखिए। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ जो लोग रेगुलर बैचेस में हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज चरक विमान एंड शारीर वाला जो सेक्शन है, उसमें से आत्मा और मन के रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे गलत किए हैं बच्चों ने। नित्य अनित्य से रिलेटेड मेरे पास क्वेरीज आई थी, आई हैव आंसर्ड देम। 8 जो नपुंसक वाला सेक्शन दिया है बेटा, ये गलत नहीं होना चाहिए। जो शारीर स्थान में दिया हुआ है, द्विरेता क्या है, पवनेन्द्रिय क्या है, ये तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसमें गलती नहीं आनी चाहिए। गर्भिणी की जो चर्या है, ये फिर से आपको रिवाइज करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अल्सक विसूचिका की चिकित्सा कैसे गलत कर सकते हैं आप लोग? उसके जो लक्षण दिए वो कैसे गलत कर सकते हैं? वो उसमें क्या ही है इतना बड़ा? बिना रिवाइज करे बैठेंगे या फिर बस हवा हवा में रिवाइज करेंगे तो गलत होगा, और पेपर में भी गलत होगा। मैंने 1000 बार बोला है, अपनी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो पन्ना सामने है वो तसल्ली से पढ़िए और उसको एक बार फिर रिवाइज करके अगले पन्ने पे जाइए। अगर स्ट्रांग होगा तो एक बार में आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, स्ट्रांग नहीं होगा तो 2 रिविजन्स लगेंगे। इसलिए जो पेज आपने अभी याद किया उसे एक और बार फिर से पढ़ लीजिए और फिर आगे बढ़िए, तो 2 रिविजन आपके साथ के साथ होते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये नहीं करना है कि टाइम लग रहा है तो हमने भगा दिया खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए कि पूरा विमान तो पढ़ा था जी हमने। ऐसे नहीं चलेगा। अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ो। टाइम लग रहा है, टाइम दो। अपने 8 घंटों को 10 घंटे और 10 को 12 बनाओ, लेकिन अपने कंफर्ट से बाहर जाके पढ़ना अच्छे से ही है। नेक्स्ट इज फॉर चरक निदान एंड इंद्रिय, द सिनोनिम्स ऑफ निदान, लक्षण एंड व्याधि। बेटा इनको याद कर लो, ये आ जाते हैं कभी कभी, है ना। समुत्थान क्या है, संस्थान क्या है ना, प्रत्यय क्या है, ये सब पूछा जाता है कभी कभी। फॉर अरिष्ट बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, तो फिर भी आप एटलीस्ट अरिष्ट का जो कंपाइल्ड मैंने भेजा हुआ है उसको एक बार प्लीज गो थ्रू करिए, कि 1 महीने का कितना है, 1 साल का अरिष्ट क्या है, ये सब एक बार प्लीज गो थ्रू करिए, है ना। एंड छाया एंड प्रभा का जो डिफरेंस दिया हुआ है बुक में, लास्ट में एक टेबल है, उसके भेद दिए हुए हैं और डिफरेंस दिया हुआ है, वो एक बार आपको देखना है। इससे क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं आए हैं, फिर भी एटलीस्ट आपको एक माइंड में होना चाहिए इन केस इफ दे ड्रॉप वन क्वेश्चन आउट ऑफ इट। कंक्लूजन ऑफ द होल सेशन इज यू हैव टू रिव्यू योर टेस्ट 15 मिनट्स देके। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। ये जितने मैंने डिस्कस किए सबके वीक एरिया ये नहीं हो सकते, पर कोई एक आध अगर आपको लग रहा है, और जो विमान में मैंने 8th चैप्टर से डिस्कस किया वो तो सबको ही पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डू नॉट डू सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स आपको बहुत बड़ी पेनल्टी देती हैं, आपकी रैंक को वो बहुत फ्लक्चुएट करती ही हैं। अब नेशनल कॉलेज से सीधा स्टेट कॉलेज पे भी आ जाते हैं सिली मिस्टेक की वजह से। सिली मिस्टेक क्यों होती है? क्योंकि हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें जल्दबाजी होती है, कभी कभी हम गलत रेफरेंस से वो क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, आचार्य का नाम अच्छे से पढ़िए, पूरे के पूरे ऑप्शन अच्छे से पढ़िए, आपके पास इतना टाइम होगा, और फिर उसके बाद उसे अटेम्प्ट करिए। भले ही आपकी सिर्फ 2 साइकिल टेस्ट की कंप्लीट हो पाए, लेकिन पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत तसल्ली से और अच्छे से पढ़िए। टाइम एंड एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करना होता है हमें एग्जाम में, बट ये मतलब नहीं है कि हम क्वेश्चन ज्यादा गलत कर दें। ठीक है। ये नहीं है कि हमने आधा घंटा पहले कर लिया तो वाह वाह हो जाएगी हमारी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पहला अटेम्प्ट अगर 1 घंटे 15 मिनट में भी हो रहा है या 1.5 घंटे में भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अच्छे से तो किया। फिर दूसरी साइकिल में 50-50 वाले, 70-30 वाले, या जो बिल्कुल नहीं आते थे उन पे जाइए। कम से कम श्योरिटी तो रहेगी कि 1 घंटा 15 मिनट में मैंने जितने क्वेश्चन किए वो मेरे 100% सही है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 2 बार पढ़ा, रेफरेंस पे अच्छे से गया, पूरे ऑप्शन अच्छे से पढ़े, तो उनकी आपको चिंता नहीं होगी फिर दोबारा से कि दोबारा देखने की जरूरत पड़ रही है। फिर रिवाइज देम विथ रिपीटेड साइकिल। जितने टॉपिक्स बताए हैं और जो आपका टेस्ट चल रहा है, हमेशा कोशिश करिए टेस्ट से पहले 2 बार उसे पढ़ना ही है और रिविजन करना ही है, देन ओनली सिट इन टू योर एग्जामिनेशन। ठीक हो गया? तो दिस वॉज अबाउट द होल थिंग दैट आई वॉज अप टू टॉक टू यू। एंड ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से कंप्लीट करना ही है, रिवाइज करना ही है। सिली मिस्टेक्स के लिए स्कोप मत छोड़िए, और अभी भी टाइम है, अच्छे से रिवाइज करिए। इज दैट ओके? हम्म। चलो रैंक लिस्ट और देख लें, फिर वील वाइंड अप। सो दिस इज योर रैंक लिस्ट फॉर चरक निदान एंड इंद्रिय। हर बार क्या बोलती हूँ मैं, रैंक लिस्ट में आपको हमेशा नेम्स देखने हैं, देखने हैं।
राफिया, रोहित, जिगर, अवंतिका, खुशी एंड नीतू रंगदाले, दे आर एट टॉप 6। टॉप 10 तक में आदर्श, मीना, नितिका, साहिल एंड उमेश्वरी आर देयर। ओके, सो जिगर, रोहित एंड राफिया has maintained their position. Rohit is the second है, Rafia is first and Jigar is third. Avantika has improved. Adarsh, I think he has not given the last exam. Nitika, Sahil, Umeshwari and Neetu. Neetu has improved too. ठीक है, ये सब 400 के ऊपर वाले बच्चे हैं। इस बार 400 का जो स्कोर लिस्ट है वो सबसे ज्यादा है, 28 बच्चे हैं जो 400 एंड अबव थे। ठीक हो गया। ये जिनके नेगेटिव हो रहे हैं ना, ये 29, 30, 39, 40, अगर ये नेगेटिव कम नहीं ना होंगे तो फिर कॉलेज की बहुत अच्छी एक्सपेक्टेंसी नहीं आएगी। ठीक हो गया। तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी। बच्चे, लास्ट 2 टेस्ट आपके रह गए हैं तो वो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, एक बार आप अपना रिवीजन करिए और उसके बाद आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। जो नेगेटिव लगता है उसको दोबारा से आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, एंड इतने नेगेटिव नहीं करने हैं बेटा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने या तो रिवीजन अच्छे से नहीं किया है इसलिए आपके इतने नेगेटिव हो रहे हैं। इतना टफ क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन बना के दिया जा रहा है। जितने बच्चे 400 एंड अबव हैं दे आर डूइंग वेरी गुड। जो 340 350 अबव भी हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। बट व्हाट इज द स्कोर 289 229 इन अ टेस्ट ऑफ चरक निदान एंड इंद्रिय? इट इज ऑफ नो यूज, रियली इट इज ऑफ नो यूज, इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सिंपल एज दैट। आप समिता में देख के भी 1 घंटे में अगर पूरा पेपर नहीं लगा पा रहे हो और फिर भी ये मार्क्स लेकर आ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी बच्चे होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू अपग्रेड योर सेल्फ। जो आपने रिवाइज नहीं किया है रिवाइज करके बैठिए, एंड आई अश्योर यू कि आपको आएगा। और आपके 300 प्लस तक आपको पहुंचना ही है। आप 250 ला रहे हो, 250 को 270, 270 से 300 को टच करिए बेटा। बिना 300